Assalamu alaikum, dear students. I hope you all would be fine. My dear students, I was not able to upload video lectures for past some days due to certain personal engagements, my dear students. Now I have come back to deliver back on the ecology BT. Today we would be dealing with the what we call as air pollution. क्योंकि हम pollution discuss कर रहे थे मेरे बच्चों. Back in the what we called as previous lectures, we have discussed about the pollution. हमने environmental issues start किए थे बेटा, और अब हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं मेरे बच्चों एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन का तो डेफिनेशन आपको खुद ही मालूम होगा. एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल एंड व्हाट वी कॉल्ड एज बायोलॉजिकल फीचर्स ऑफ द एयर, दैट इज कॉल्ड एज एयर पोल्यूशन. यहां पर मैं फोकस डायरेक्टली करूंगा बेटे कि आपको वहां नीट में और आपको वहां बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे वो मैं डायरेक्टली बेटे यहां पर डिस्कस कर लूंगा बेटा. A total of, ये लिख के रखो, a total of 10 raised to power 12 tons. A total of 10 raised to power 12 tons of pollutants are present in the air. याद रखो मेरे बच्चों, अगर हम एयर में देखेंगे, इन द एयर वी हैव 10 रेज टू पावर 12 टन्स ऑफ पोल्यूटेंट्स. हवा में इतना हमारे पास पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट है बेटे. और इन पोल्यूटेंट्स की जहां तक बात की जाए बेटा, इन पोल्यूटेंट्स में जो 99.5% पोल्यूटेंट्स है, 99.5% pollutants, and we have other what we called as 0.05% pollutants. ये जो 10⁻12 टन ऑफ पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट है बेटे एयर में, इसमें से 99.5% पोल्यूटेंट्स जो है बेटा, दे कम फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज. They come from the what we called as natural sources. ये natural what we called as 99.95% जो 10⁻12 tons of pollutants है बेटा, इनमें 99.95% pollutants जो है बेटा, they come from the what we called as natural sources. Like इसमें हवा में spores हमारे रहते हैं, pollen grains रहते हैं बेटा, spores, pollen grains, what we called as gases from the natural sources like methane that comes from what we called as marshy areas, paddy fields. So spores, pollen grains, they are natural pollutants in the air beta. We have what we called as gases from the what we called as natural sources like paddy field से हमारे पास gases आ जाते बेटे, मार्शी एरिया से हमारे पास गैसेस आ जाते बेटे, वॉल्केनिक एरप्शंस की वजह से हमारे पास गैसेस आते बेटा, एंड ऑल दैट. 99.95% ऑफ द पोल्यूटेंट जो है बेटा, दे कम इन द व्हाट वी कॉल एज एटमॉस्फेयर, दे कम फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक स्पोर्स आर देयर इन द व्हाट वी कॉल एज एन एटमॉस्फेयर. वी हैव व्हाट वी कॉल एज पोलन ग्रेन्स देयर, वी हैव व्हाट वी कॉल एज गैसेस देयर from the marshy areas, from the what we call as paddy fields, from the what we call as volcanic eruptions बेटा. और ये जो 0.05% जो पोल्यूटेंट्स है, they come from the anthropogenic what we called as, they come from anthropogenic activities. ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से आ जाती है या एंथ्रोपोजेनिक रिसोर्सेज से आती है बेटा. इनडायरेक्टली ह्यूमन बीइंग्स इसको बेटा लाते एटमॉस्फेयर में. लाइक वी हैव व्हाट वी कॉल्ड एज ऑटोमोबाइल पोल्यूशन, वी हैव वेहिकुलर पोल्यूशन बेटा. इसमें वेहिकुलर पोल्यूशन आ जाता है हमारा. वी हैव वेहिकुलर पोल्यूशन क्योंकि व्हीकल से जो गैसेस निकलते हैं, जो इमिशन होता है या पार्टिकुलेट मैटर निकलता है बेटा, वो इसमें आ जाता है बेटा. We have what we called as other, we have industrial सेटअप से हमारे पास आ जाते, बाकी चीजों से आ जाते. तो ये आपने पहले याद रखना है. That's very very important. 10⁻12 tons of pollutants are present in there. 99.95 are coming from the natural resource and 0.05% are coming from what we called as anthropogenic activity. तो that's ये आपको
नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस इज सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन. सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन. अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं मेरे बच्चों, दैट इज सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या क्या है बेटा, इसमें हम बात करेंगे. ना विल टॉक अबाउट द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन. इसमें हमारा जो आएगा पहला, दैट इज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. देखो बेटा, nowadays we burn fossil fuels. तो उनसे बेटा पोल्यूटेंट्स आते हैं, वो एक सोर्स है एयर पोल्यूशन का, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. नंबर सेकंड इज व्हाट वी कॉल्ड एज, जैसे हम इसमें लाइक वुड, चारकोल, कोल एक्सेट्रा जो हम बर्न करते हैं बेटा, इंडस्ट्रीज में करते हैं, पावर प्रोजेक्ट्स में करते हैं बेटा, पावर प्लांट्स में करते हैं बेटे, या बाकी जगहों पे जो भी बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, इट इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ द एयर पोल्यूशन बेटा. सेकंड हमारे पास जो है वैक्यूलर पोल्यूशन. वैक्यूलर पोल्यूशन और ऑटोमोबाइल पोल्यूशन. ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट्स. इससे जो हमारे पास बेटा ये एक और सोर्स है पोल्यूशन का, ये है इंपॉर्टेंट एक और व्हाट यू कॉल एज सोर्स, इट्स एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, वैक्यूलर पोल्यूशन. नंबर थर्ड है बेटा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन. इंडस्ट्रियल पोल्यूशन. देखो बेटा, वी हैव डिफरेंट इंडस्ट्रीज रनिंग, उनके जो इमिशंस आते हैं इंडस्ट्रियल रीजन से, जो इमिशंस आते हैं बेटा, दैट आल्सो कंट्रीब्यूट टू द एयर पोल्यूशन. एंड लाइकवाइज वी हैव व्हाट यू कॉल्ड एज नेचुरल सोर्सेज. नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन. तो नेचुरल सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन जो है बेटा, ये आप बोलेंगे ये हमारे पास है मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन. अब जब हम बेटा बात करेंगे, अब जो हम बात करेंगे बेटे, इन चार में से अगर आप बोलेंगे मेन सोर्स क्या है, 80% ऑफ द टोटल एयर पोल्यूशन इज कंट्रीब्यूटेड बाय द व्हीकल्स. तो यहां पर आपने ख्याल रखना है, वैक्यूलर पोल्यूशन 80% of the air pollution is what you called as due to what? 80% of the air pollution is due to vehicular pollution beta. Vehicles, automobiles, they are the major source of what you called as air pollution. आप ये कॉपी कर लीजिए. Okay? आप सुनो मेरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे बच्चों जो आपको यहां पर पूछा जाएगा वो है एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में. इसको मैं लिखूंगा बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम्स एज वेल एज फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. एयर पोल्यूटेंट्स कैन बी क्लासिफाइड, जो हवा में पोल्यूटेंट्स होते बेटा, they can be classified into two types. One is gaseous pollutants. One is, my dear students, what? Gaseous pollutants. एक तो हमारे पास है कौन बेटे? Gaseous pollutants. और दूसरा हमारे पास है particulate matter. तो हम इनको एक एक करके डिस्कस कर लेंगे बेटा. एक तो हवा में क्या किस तरीके के पोल्यूटेंट्स होते बेटा? गैसियस पोल्यूटेंट्स. और दूसरा होता है बेटा पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल्स आर देयर. तो पार्टिकुलेट मैटर, दो टाइप्स के पोल्यूटेंट्स होते बेटा. जैसे बेटा मेरी बात सुनो आप, गैसियस पोल्यूटेंट ये नहीं है, नाइट्रोजन इज नॉट व्हाट यू कॉल्ड एज नेचुरली एटमॉस्फेयर का पार्ट है, या बेटे जो एटमॉस्फेयर है, जो एयर है, उसका एक नॉर्मल कंपोजिशन है. ऑक्सीजन उसमें होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है बेटा, या बाकी गैसेस में होते हैं. लेकिन हम पहले गैसियस पोल्यूटेंट्स की यहां पर बात करेंगे कि कौन से पोल्यूटेंट्स what you called as gases pollutants जो एटमॉस्फेयर में है, उनका कौन मेजर उसमें है, किस किस बारे में आपको सवाल वहां पूछा जा सकता है, क्या किस प्रकार का सवाल पूछा जाए. और फिर हम बात करेंगे मेरे बच्चों पार्टिकुलेट मैटर की. सो वी वुड फर्स्ट स्टार्ट विद द गैसियस पोल्यूटेंट्स.
गैसियस पोल्यूटेंट्स का जहां तक ताल्लुक है बेटा, गैसियस पोल्यूटेंट्स का, इसमें हमारा एक गैसियस पोल्यूटेंट आता है, दैट इज सीओ। सीओ व्हाट? कार्बन मोनोऑक्साइड। एक और आ जाता है बेटा, हम बात करेंगे SOx, दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। NOx, दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन या अदर गैसेस। ये हमारे पास है बेटा कुछ गैसियस पोल्यूटेंट्स। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारे पास एटमॉस्फेयर में होता है एक मेजर पोल्यूटेंट। SOx ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर होते बेटा। इसी तरीके से NOx ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते मेरे बच्चों। एंड व्हाट यू कॉल्ड एज अदर गैसेस। इसके अलावा भी कुछ गैसेस है। और इसके अलावा कौन से टाइप्स के पोल्यूटेंट्स है? पार्टिकुलेट मैटर, दे आर नॉट गैसेस, दे आर सॉलिड पार्टिकल्स, आर दे आर लिक्विड व्हाट यू कॉल्ड एज पार्टिकल्स, आई कैन से। तो these are some major gaseous pollutants which are present in the atmosphere. अब हम इनके बारे में कोई थोड़ी सी आपको मालूमात देंगे यहां पर। द मेजर व्हाट यू कॉल्ड एज, सबसे ज्यादा याद रखो मेरे बच्चों, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जो होते बेटा, उसमें जो मेजर गैस होता है दैट्स कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां पर ये याद रखो बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इट इज व्हाट यू कॉल्ड एज मेजर गैसेस पोल्यूटेंट, major gaseous pollutant in the automobile exhaust. तो क्या बोला मैंने बच्चों, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो हमारे पास वेहिकुलर पोल्यूशन आता है बेटा, या जो हमारे पास ऑटोमोबाइल से जो एग्जॉस्ट निकलता है, उनमें नंबर 1 पर जो है दैट्स कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ रहे आप? उसमें पहले सबसे ज्यादा मात्रा में होता है बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड। इट्स अ मेजर, आई कैन से व्हाट यू कॉल इज गैसेस पोल्यूटेंट। लाइकवाइज अगर टोबैको स्मोक की बात करेंगे, टोबैको स्मोक के उसमें भी सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन प्रेजेंट होता है किसका बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो यह आपने इसमें ख्याल रखना है बेटा, इट इज वन ऑफ द व्हाट यू कॉल्ड एज इंपॉर्टेंट गैसेस पोल्यूटेंट्स। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है मेरे बच्चों, कहां से, इसका मेजर सोर्स क्या है एटमॉस्फेयर में? वैक्यूलर व्हाट यू कॉल्ड एज एग्जॉस्ट। जो मेरे बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका एक सबसे बड़ा बैड इंपैक्ट है, वो ये है कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है बेटा, इट कंबाइंस विद द HB, हीमोग्लोबिन। आपको पता होता है हमारे आरबीसी जो होते हैं मैच्योर आरबीसी, ये लैक व्हाट यू कॉल्ड एज न्यूक्लियस, उनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉर्मली तो बेटा हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद व्हाट यू कॉल्ड एज ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन, लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इट हैज गॉट 200 टाइम्स मोर एफिनिटी विद द HB, दैट्स हीमोग्लोबिन, एज कंपेयर टू द व्हाट यू कॉल्ड एज ऑक्सीजन। इसका ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन जब बेटा जब ये मिलते हैं, फॉर्म ऑलमोस्ट परमानेंट, नियरली परमानेंट कॉम्प्लेक्स दैट्स कॉल्ड एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, उससे क्या होता है बेटा, जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है बेटा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इज अफेक्टेड, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट अफेक्ट हो जाता है बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन तो अब, क्योंकि ये ज्यादा रेडिली कंबाइन करता है विद हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन कर ही नहीं पाता बेटा, टिश्यूज में जो है वो प्रॉब्लम हो जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई का प्रॉब्लम हो जाता है। लाइकवाइज कार्बन मोनोऑक्साइड का एक और इश्यू है, मैंने आपको पढ़ाया है बेटे, वो है इट आल्सो एक्ट्स एज व्हाट यू कॉल्ड एज इनहिबिटर ऑफ व्हाट यू कॉल्ड एज ETC। ETC भी ये इनहिबिट करता है बेटा। कार्बन मोनोऑक्साइड आल्सो व्हाट यू कॉल्ड एज, शाबाश, क्या इनहिबिट्स ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये यहां पर पूछा जा सकता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के बारे में। तो ये सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में भी, और टोबैको स्मोक में भी ये प्रेजेंट होता है। दिस इज वन ऑफ द गैसेस पोल्यूटेंट दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, अब जो बात होगी बेटा ये कार्बन मोनोऑक्साइड की, अब हम बात करेंगे
SOX की और NOx की, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ कॉल्ड एज नाइट्रोजन। ये आपने ख्याल रखना बेटा। जो सल्फर के ऑक्साइड्स होते बेटा, दे मेनली कम फ्रॉम व्हाट कॉल्ड एज, जो सल्फर के ऑक्साइड्स होते बेटा, दे कम फ्रॉम स्मेल्टर्स एंड ऑयल रिफाइनरीज। स्मेल्टिंग यहां पर किया जाता है बेटा, आपको मेटलर्जी में ही आप पढ़ेंगे। स्मेल्टर्स स्मेल्टिंग करते बेटा ड्यूरिंग मेटलर्जी या प्रोसेसिंग ऑफ ओर्स के दौरान, या ऑयल रिफाइनिंग यहां पर हो जाती है बेटा। ये वहां से इसका मेजर सोर्स है कौन? सल्फर ऑक्साइड्स। दे आर एडेड टू द एटमॉस्फेयर मेनली फ्रॉम द स्मेल्टर्स एंड ऑयल रिफाइनरीज। और ऑटोमोबाइल से भी ये आते बेटा, ऑटोमोबाइल से ये ऐड हो जाते हैं। और इनका जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, दे आर मेनली एडेड फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स। दे आर मेनली एडेड फ्रॉम व्हाट? ऑटोमोबाइल्स। तो ये पहला फर्क है। तो मेरे बच्चों मुझे बताओ, कहां से ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर ऐड हो जाते हैं? मेनली स्मेल्टर से आते हैं, स्मेल्टिंग प्रोसेस से आ जाते हैं, ऑयल रिफाइनिंग जहां पर होता है बेटा, ऑयल रिफाइनरी से आते हैं, ऑटोमोबाइल से आते हैं। और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो जनरली आ जाते हैं मेरे बच्चों, कहां से? वो जनरली आ जाते हैं what is called as automobiles। अब अगर सल्फर ऑक्साइड्स का हम देखेंगे, दे डिक्रीज फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी प्लांट्स में। पोल्यूटेंट है बेटा ये प्लांट्स में फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कम कर लेते हैं। आप बोलेंगे सर कैसे? प्लांट्स में ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कम कैसे कर लेते हैं? मैं बता दूंगा बेटा। आपको पता होगा प्लांट्स में एक चीज होता है, पिगमेंट एक होता है बेटा, दैट्स क्लोरोफिल। प्लांट्स में होता है बेटा क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में अगर आपको पता होगा, इट हैज व्हाट कॉल्ड एज मैग्नीशियम पोरिफेरन हेड एंड अ फाइटोल टेल। जो क्लोरोफिल होता है बेटा, इसके हेड में होता है, आपको पता है, इसके हेड में प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम। इसके हेड में प्रेजेंट होता है, मान लो ये मैग्नीशियम है बेटा, और ये मान लीजिए इसका टेल है, फाइटोल टेल। इसमें इस SOX जो है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर का क्या मसला है? आपको मेरे बच्चों पता होगा, अगर ये मैग्नीशियम बाहर निकालेंगे ना क्लोरोफिल हेड से, तो इट बिकम्स व्हाट इज कॉल्ड एज फियोफाइटिन, कलरलेस क्लोरोफिल भी जिसको बोलते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम इससे बाहर आता है। यहां पर ध्यान रख लो मेरे बच्चों, क्या बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं जो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है, ये प्लांट्स में फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज को कम करते हैं। क्यों करते हैं बेटा? क्योंकि आपको पता है प्लांट्स में एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, उसमें सेंट्रल एटम होता है मैग्नीशियम। ये इस मैग्नीशियम को हेड से रिमूव कर लेता है, इसको कन्वर्ट करता है बेटा फियोफाइटिन में। इट्स कॉल्ड एज फियोफाइटिनाइजेशन। और जब ये मैग्नीशियम बाहर आ गया, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर लॉस हो गया बेटा, फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी कम हो गई, और इस तरीके से फोटोसिंथेसिस इफेक्ट हो जाएगी बेटे। तो अब मेरे बच्चों एक इंपॉर्टेंट इश्यू यहां पर है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, टेक्स्ट का भी पॉइंट है। दो प्लांट्स जो है, दो चीजों की बात करूंगा मैं यहां पर। वन इज पी प्लांट एंड लाइकन्स। They are very sensitive to the sulfur dioxide, yeah, oxides of sulfur. They are very sensitive to sulfur pollution. They are sensitive to sulfur pollution. कौन? Lichens और pea plant, ये sensitive है किसके ओर? सल्फर पोल्यूशन की ओर, ये बहुत सेंसिटिव है। तभी मैंने आपको, क्यों बेटा? क्योंकि इनमें फियोफाइटिनाइजेशन बड़ी कॉमन है। तभी आपके टेक्स्ट बुक में, 11th के टेक्स्ट बुक में लिखा है, लाइकन्स एक्ट एज द इंडिकेटर्स ऑफ द सल्फर पोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि 11th टेक्स्ट बुक में दिया गया है। जब आप लाइकन्स पढ़ेंगे, वहां पर डायवर्सिटी में पढ़ेंगे बेटा, वहां एक स्टेटमेंट कोट किया गया है कि लाइकन्स आर वेरी सेंसिटिव टू द व्हाट इज कॉल्ड एज सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर, दे आर इंडिकेटर्स ऑफ द सल्फर पोल्यूशन। रीजन इज दे आर वेरी सेंसिटिव, इन पे फियोफाइटिनाइजेशन बहुत जल्दी हो जाती है बेटा। तो इस तरीके से प्लांट्स में ये फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी को डिक्रीज कर लेती है बेटा। सेम इज व्हाट इज कॉल्ड, जब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात की जाए बेटा,
दे इनहिबिट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन प्लांट्स, दे इनहिबिट एटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो दोनों का प्लांट पर यह असर हो जाता है कि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज ये कम कर लेते हैं। तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 पॉइंट्स आप ख्याल रखो बेटे। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइकेंस के बारे में पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा दे आर द इंडिकेटर्स ऑफ द सल्फर पोल्यूशन बिकॉज दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव टू सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन। तो NOx कहां से ज्यादा आता है? ऑटोमोबाइल से, ये स्मेल्टर से, ऑयल रिफाइनरी से एंड ऑटोमोबाइल से। तो शुड आई रैप इट ऑफ? ओके बेटा, दूसरा बेटा इनके बारे में सवाल पूछा जाएगा आपको। SOx जो है बेटा, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। सेम इज केस विद द NOx, इट आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द एसिड रेन फॉर्मेशन। आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चों, रेन इज नेचुरली एसिडिक, रेन इज नेचुरली एसिडिक, और रेन का जो जनरल पीएच होता है वो होता है 5.6 to 6। ये क्योंकि प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में नॉर्मल कंपोनेंट, नेचुरल कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। थोड़ा सा जब रेन व्हेन ड्यूरिंग व्हाट इज कॉल्ड एज रेनिंग, वाटर कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कार्बोनिक एसिड। तो जो रेन होता है बेटा, दैट इज नेचुरली एसिडिक, लेकिन उसका पीएच जो होता है वो होता है 5.6 से लेकर 6 तक नॉर्मल रेन। लेकिन एसिड रेन का पीएच, एसिड रेन का पीएच होता है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एसिड रेन का पीएच होता है बेटा 3 से लेकर 4.5 तक। रेन इज नेचुरली एसिडिक, लेकिन एसिड रेन को उसको बोलेंगे आप जिसका पीएच इस वाले रेंज में देखने को मिलेगा, 3 to 4.5। अब एसिड रेन के बारे में आगे बात की जाएगी बेटा, लेकिन ये भी SOx भी, इट इज व्हाट इज कॉल्ड एज, ये भी कंट्रीब्यूट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन, और NOx ये दे आल्सो कंट्रीब्यूट इन द व्हाट इज कॉल्ड एज एसिड रेन फॉर्मेशन। क्योंकि आपको पता है SO2 combines with the what is called as water and it forms H2SO4, that is sulfuric acid. Same is case with here, NOx या NO2 combines with the what is called as water to form HNO3, that is nitric acid. ये सल्फ्यूरिक एसिड बन गया बेटा, और ये नाइट्रिक एसिड बन गया, दोनों एसिड रेन फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन यहां पर एक और चीज बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है मेरे बच्चों, जो एसिड रेन है 65% ऑफ द एसिड रेन, एसिडिटी ऑफ द एसिड रेन 65% कंट्रीब्यूशन जो एसिड रेन में होता है बेटा, वो होता है किसका? SOx का। इट्स अ मेजर कल्प्रिट फॉर एसिड रेन। और 35 जो परसेंट होता है बेटा, दैट्स ड्यू टू कॉल्ड एज NOx, और रेस्ट जो होता है वो होता है HCl की वजह से, HCl भी बन जाता है। तो मेजर कंट्रीब्यूशन रेन एसिड रेन फॉर्मेशन में किसका है? सल्फर डाइऑक्साइड का, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर का। ये भी एसिड रेन फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करते बेटा, लेकिन ये कम करते हैं। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होगा मेरे बच्चों, यहां पर एक और चीज जो है वो मैं आपको यहां पर बता दूंगा। आपको पता होगा बेटा, ये जो एसिड रेन होता है बेटा, जब ये मार्बल्स पर पड़ जाता है, मार्बल्स पे, आपको पता है बेटा स्टोन लेप्रेसी हो जाती है। स्टोन लेप्रेसी, स्टोन लेप्रेसी क्या होता है बेटा, या स्टोन कैंसर भी इसको कहा जाता है। लेप्रेसी आपको पता है उसमें कोड़ का मर्ज होता है, वो दाग वाग पड़ जाते बेटे। इसी तरीके से स्टोन लेप्रेसी एक चीज है बेटा, इट्स कॉमनली फाउंड इन मार्बल्स। मार्बल्स में ये ज्यादा देखने को मिलता है। होता क्या है बेटा, आपको पता है स्टोन लेप्रेसी या स्टोन कैंसर इन ताजमहल, आपने उसके बारे में सुना होगा। वो क्या होता है बेटा, वो स्टोन लेप्रेसी, ये टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, तो इस पे आप गौर फरमाइए बेटे। जो मार्बल होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। जब इस पर एसिड रेन पड़ जाता है, मान लो आप H2SO4 इस पे पड़ गया, तो बन क्या जाता है, एक प्रेसिपिटेट बन जाता है। जब ये दो कैल्शियम सल्फेट बन जाता है मेरे बच्चों, कैल्शियम सल्फेट, और इट इज इजिली पील्ड ऑफ। ये इजिली पील ऑफ हो जाता है बेटा, ये जल्दी पील ऑफ हो जाता है, और मार्बल्स के ऊपर से एक पील उठता है, एक कवरिंग उठती है बेटा, और ये मतलब बेटा
इसकी जो शेप होती है वो चेंज होती है, लेप्रोसी हो जाती है सॉर्ट ऑफ इसको, तो दैट इज कॉल्ड एज स्टूल लेप्रोसी और दैट इज कॉल्ड स्टोन कैंसर। और तो क्या हो जाता है, बार्बल का कंपोनेंट क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, इस पे एसिड रेन गिरा H2SO4, तो ये प्रेसिपिटेट बनाता है, दैट्स कैल्शियम सल्फेट, वो पील ऑफ हो जाता है, स्टोन की शेप चेंज हो जाती है बेटा, दिस इज कॉल्ड स्टोन कैंसर। ये ताजमहल में देखने को मिला, रीजन वाज एसिड रेन, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये आप कॉपी कर लीजिए। इसमें एक और मामला है बेटा, दैट इज सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर का या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये बोथ कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग। ये भी स्मॉग बनाने में कंट्रीब्यूट करता है बेटे, और ये भी स्मॉग बनाने में कंट्रीब्यूशन करते हैं। अब लेकिन स्मॉग, पहले मैं आपको बता दूं, ये होता है डार्क ओपेक फॉग। स्मॉग किसको बोलते हैं, वो आपको तो पता होगा बेटा, डार्क ओपेक फॉग बन जाता है एटमॉस्फेयर में, उसको हम स्मोक, सॉरी उसको हम, या वी कैन ऑल्सो से दैट स्मोक प्लस फॉग फॉर्म स्मॉग। कॉपी कर लो, ये स्मोक और क्या जब मिलते हैं, फॉग, तो एक चीज बन जाता है, दैट्स कॉल्ड स्मॉग। इट इज डार्क ओपेक फॉग which is made up of smoke, dust, water vapors and other gases। दोबारा से बता दूं बेटे, दोनों का कंट्रीब्यूशन है, चाहे SOX की बात की जाए, NOx की बात की जाए, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है मेरे बच्चों किसमें, फॉग, स्मॉग फॉर्मेशन। स्मोक प्लस फॉग, दैट फॉर्म स्मोक। स्मोक क्या होता है, डार्क ओपेक डार्क ओपेक फॉग होता है, जो अंडर सर्टेन कंडीशंस बन जाती है एटमॉस्फेयर में। इसमें स्मोक होता है, इसमें डस्ट होता है बेटा, इसमें वाटर वेपर्स होते हैं, इसमें अदर गैसेस भी इन्वॉल्व होते हैं। अब मसला यह है, दोनों स्मॉग फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूशन करते हैं, दोनों, वो जो वनल जिसको हम बोलते हैं कश्मीरी में, तो यह धुंध जैसी बन जाती है, इसको हम स्मोक बोलते हैं बेटे। अब सुनो इधर मेरी बात। अब लेकिन स्मोक की जब हम बात करते हैं, ये जो SOX है, दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉल्ड एज, ये क्लासिकल स्मॉग बनाते बेटे, इट फॉर्म्स स्मॉग, या लंदन में ऐसे मैं एक्सप्लेन करूंगा बेटे आपको। ये जो SOX है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर जो है बेटा, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लासिकल स्मॉग। ये क्लासिकल स्मॉग बनाने में बेटा कंट्रीब्यूट करता है, क्लासिकल स्मॉग ये बनाते हैं कौन कौन, सल्फर ऑक्साइड्स। जो क्लासिकल स्मॉग है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लंदन स्मॉग, क्योंकि पहली बार लंदन में देखने को मिला इन 1952। इसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड ड्यू टू वेपर्स ऑफ व्हाट यू कॉल्ड, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, वो इन्होंने इनहेल किए, और इसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड इन द व्हाट यू कॉल्ड लंदन, तो दैट्स कॉल्ड एज लंदन स्मॉग। ये भी स्मॉग फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है बेटा, बट इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। ये भी स्मॉग बनाता है बेटा, बट it contributes in the formation of not classical smog, it results in the formation of a smog that is called as photochemical smog। ये भी स्मॉग बनाने में कंट्रीब्यूशन करता है बेटा, लेकिन जो स्मॉग NOx बनाता है बेटा, उसको हम कहते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। ये it appeared first in 1946 in Los Angeles। लॉस एंजल्स में ये स्मॉग देखने को पहले मिला 1946 में। तो ये भी NOx भी स्मॉग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व और SOX भी स्मॉग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। इन दो स्मॉग्स की जब मैं बात करूं बेटा, थोड़ा सा मैं यहां पर ये और आपको समझाऊंगा। ये जो क्लासिकल स्मॉग होता है बेटा, कौन सा स्मॉग मेरे बच्चों, जो क्लासिकल स्मॉग होता है, इट जनरली इन्वॉल्व प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। इसमें प्राइमरी पोल्यूटेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉर्ड एज क्लासिकल स्मॉग।
यहां पर क्लासिकल स्मॉग की मैं, अच्छा चलो मैं दोबारा से आपको बता दूं बेटे, जब मैं क्लासिकल स्मॉग की बात कर रहा हूं बेटे, क्लासिकल स्मॉग मेनली इन्वॉल्व्स प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। इसमें प्राइमरी पोल्यूटेंट्स ही इन्वॉल्व होते बेटा। वी हैव SOx, वी हैव H2S एटसेट्रा। लेकिन जो फोटोकेमिकल स्मॉग है, फोटोकेमिकल स्मॉग इट ऑल्सो इन्वॉल्व सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। इसमें प्राइमरी तो होते ही है, इसमें सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स भी इन्वॉल्व होते बेटा, लाइक पैन, peroxyएसिटाइल नाइट्रेट, ओजोन एटसेट्रा। तो यहां पर मेरे बच्चों इसका ख्याल रखना बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो लंदन स्मॉग है या जो क्लासिकल स्मॉग है, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जनरली प्राइमरी पोल्यूटेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लासिकल स्मॉग। लेकिन जो ये वाला फोटोकेमिकल स्मॉग होता है, इसमें सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, तो मुझे पता मेरे बच्चों प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होता है और सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होता है, पहले मुझे बताओ। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आर दोज पोल्यूटेंट्स बेटा, वो पोल्यूटेंट्स बेटे जो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाए और दे वुड बिहेव एज द पोल्यूटेंट्स, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, दे आर प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। लेकिन सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स जो होते हैं बेटा, दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस, फोटोकेमिकल रिएक्शंस बिटवीन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। The formation of secondary pollutants is called as synergism. They are more toxic than the primary pollutants, called as synergistic effect बेटा। तो पैन वगैरह इसमें इन्वॉल्व होते बेटे। एक और फर्क इन दो स्मॉग्स में है, इन स्मॉग्स में एक और फर्क है, दिस स्मॉग इज फॉर्म्ड अबाउट एट लो टेम्परेचर। क्लासिकल स्मॉग लो टेम्परेचर में बन जाता है बेटे, लेकिन जो फोटोकेमिकल स्मॉग है, warm temperature and high light intensity, high light intensity। और जो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है बेटा, इट्स ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, इट्स ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। और जो क्लासिकल स्मॉग होता है, इट इज रिड्यूसिंग इन नेचर। नेचर में ऑक्सीडाइजिंग होता है बेटा, और ये नेचर में रिड्यूसिंग टाइप होता है। तो ये और कुछ क्वेश्चंस इनके बारे में पूछे जा सकते हैं, जो मैंने काफी डिटेल में आपको बेटा बोला कि इनमें क्या फर्क है। इसमें मैंने आपको बोला लंदन में पहली बार देखने को मिला था, इसमें लॉस एंजल्स में इसमें वेपर्स बनी थी, मतलब ना एटमॉस्फेयर में एसिड रेन के दौरान वेपर्स ऑफ H2SO4 बनी थी, जिनकी इनहेलेशन की वजह से 4000 पीपल ऑलमोस्ट अराउंड दैट डाइड इन द लंदन इन 1952। तो इट्स वन मोर टाइप ऑफ स्मोक, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया मेरे बच्चों गैसेस पोल्यूटेंट्स के बारे में, जिनमें तीन चीजों पर मैंने फोकस किया। आप ही बताइए बेटे, एक मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर फोकस किया, दूसरा मैंने NOx के ऊपर फोकस किया, और SOx के ऊपर फोकस किया बेटा। अब एटमॉस्फेयर में और होते हैं गैसेस पोल्यूटेंट्स, जिनको हम बोलते हैं VOCs, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या जिनको आप हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं बेटे। ये भी गैसेस इन नेचर होते हैं, तो ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। क्या बोला मैंने? और इसके अलावा जो होते हैं ना बेटा गैसेस पोल्यूटेंट्स एयर में, दूसरी कैटेगरी गैसेस पोल्यूटेंट्स की है VOC, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या जिनको आप हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं बेटा। 84% of the hydrocarbons या 84% of the VOCs or hydrocarbons are naturally released into the atmosphere. Or naturally released into the atmosphere. जो एटमॉस्फेयर में VOCs आते हैं बेटा, इसमें 84% जो VOCs होते हैं या हाइड्रोकार्बन, वो नेचुरली दे कम फ्रॉम द व्हाट यू कॉल्ड एज दे कम इनटू द एटमॉस्फेयर, जिसमें मीथेन हमारा आता है बेटा, दैट इज अ हाइड्रोकार्बन और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो पैडी फील्ड से आता है, मार्शी एरिया से आता है बेटा, ग्रेजिंग रुमिनेंट्स के गट से आता है बेटा,
या बाकी जो 16% आते हैं बेटा, दे कम फ्रॉम द नेचुरल और द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज 16%। 84% ऑफ वीओसीज कहां से आ जाते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज से आते हैं। और रह गए 16% ऑफ द वीओसीज, दे कम फ्रॉम द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज तो यहां से आ जाते हैं। अब वीओसीज की जब बात की जाए, इसमें कुछ वीओसीज की मैं जिक्र करूंगा जिनके बारे में आपको पूछा जाएगा बेटे। सबसे टॉप पर है दैट मीथेन। नंबर 1 पर आ जाता है मीथेन। इट्स द मोस्ट कॉमन और द मोस्ट अबंडेंट volatile organic compound which is responsible for air pollution. Most common VOC. Most common VOC responsible for air pollution. ये कहां कहां से आ जाता है बेटे? जनरली ये आ जाता है यही, मैंने आपको बोला था मार्शी एरिया से आ जाता है। ये आ जाता है पैडी फील्ड से, यह आ जाता है रुमिनेंट्स के गट से, रुमिनेंट गट से आ जाता है ये। तो ये आप ख्याल रख लीजिए बेटे। एग्रीकल्चर बर्निंग से आ जाता है, ये बाकी चीजों से आ जाता है बेटे। वॉल्केनिक एरप्शन से आ जाता है, वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। दूसरा है इसमें मेरे बच्चों इथाइलिन। इथाइलिन जो आता है बेटा, इट कम्स व्हाट इज कॉल्ड एज ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ये प्लांट से आ जाता है बेटा, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के बेटा दौरान आ जाता है ये। इसका आपको पता है इथाइलिन का एक इफेक्ट है, क्योंकि अब कंसंट्रेशन नेचर में बढ़ रहा है इसका। एटमॉस्फेयर में अगर इथाइलिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, इट लीड्स टू द प्रीमैच्योर फ्रूट एंड it leads to the premature fruit and flower drop. इसमें ख्याल रखना आपको बेटा। ये एक और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है इथाइलिन। ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट से आ जाता है बेटे। अब जो मात्रा, अब ये पोल्यूटेंट बन गया है, तो कंसंट्रेशन इसकी बढ़ रही है बेटा। और अब इथाइलिन आजकल यूज भी कर रहे हैं फॉर द राइपनिंग ऑफ, फॉर एनहांसिंग, फॉर एक्सेलरेटिंग द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। उसे प्रीमैच्योर फ्रूट एंड फ्लावर ड्रॉप हो जाता है, एब्सिशन हो जाता है बेटा इसकी वजह से। तो ये आपने याद रखना बेटा। ये जो हाइड्रोकार्बन्स में आपने एक और चीज याद रखना बेटा, जो वहां पर आपको पूछा जा सकता है बेटे, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। यहां पर एक सवाल अराइज होता है, पहले याद रखो, it's a source of indoor pollution. It's a source of what? Indoor pollution. Indoor pollution का ये एक सोर्स है बेटा। कौन? फॉर्मल्डिहाइड। क्योंकि जो न्यूली फॉर्म्ड कारपेट्स होते हैं बेटा, उनसे ही निकलता है। क्योंकि कारपेट जो होते हैं, कारपेट जो हम घर में लगा देते हैं बेटे, प्रोसेसिंग के दौरान उसको प्रोसेस करने में फॉर्मल्डिहाइड का यूज होता है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो फॉर्मल्डिहाइड बाहर आ जाता है बेटा, एंड इट लीड्स टू द इंडोर पोल्यूशन। इंडोर पोल्यूशन बेटा, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम न्यूली फॉर्म्ड कारपेट्स, फॉर्म्ड फ्रॉम, सॉरी, रिलीज फ्रॉम, रिलीज फ्रॉम न्यूली फॉर्म्ड या प्रोसेस्ड कारपेट्स। कारपेट से निकलता है। तो ये हो गए वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात, या ये हो गई हाइड्रोकार्बन्स की बात। शुड आई रैप इट ऑफ? आई वुड रैप इट ऑफ नाउ।
आईज, नोज, थ्रोट, टंग एटसेट्रा। जो हाइड्रोकार्बन होते हैं इनमें आईज, इसकी वजह से आईज में इरिटेशन हो जाती है, नोज की इरिटेशन, थ्रोट, टंग एटसेट्रा, ये अफेक्ट कर लेते बेटा। तो ये हो गया अबाउट व्हाट कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन, ये होगी हाइड्रोकार्बन की बात। और इसके साथ खत्म हो गए मेरे बच्चों गैसियस पोल्यूटेंट्स, तो इसके साथ गैसियस पोल्यूटेंट्स खत्म हो गए। अब पार्टिकुलेट मैटर की बात करेंगे। वो गैसेस थे, ये गैसेस नहीं होते बेटी, ये पार्टिकल्स होते एटमॉस्फेयर में, पार्टिकुलेट मैटर। जब पार्टिकुलेट मैटर की बात करेंगे हम बेटा, इट दे कैन बी सॉलिड्स, दे कैन बी लिक्विड्स, या तो ये सॉलिड्स हो सकते बेटा या तो ये लिक्विड्स हो सकते बेटे। अगर पार्टिकुलेट मैटर, ये पार्टिकल्स है, इफ देयर साइज इज ग्रेटर देन 10 माइक्रोमीटर्स, जो हवा में पार्टिकुलेट मैटर होता है, अगर उनका साइज है, उस पार्टिकुलेट मैटर का साइज है ग्रेटर देन 10 माइक्रोमीटर्स इन साइज, तो उनको हम सेटलेबल पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। सेटलेबल, सेटल हो जाते हैं बेटा। दे सेटल विद इन अ सिंगल डे, ये सेटल हो जाते हैं किसी सॉलिड सरफेस पर, ट्रीज पर, बाकी चीजों पर ये सेटल हो जाते हैं बेटा, और इनका ज्यादा इश्यू नहीं रहता बेटे। मैंने पार्टिकुलेट मैटर पे बात कर रहा हूं बेटा। अब सॉलिड्स हो सकते हैं, लिक्विड गैस नहीं हो सकते बेटा। अगर इनका साइज हो गया ग्रेटर देन 10 माइक्रोमीटर्स, तो ये इनको सेटलेबल पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। ये सॉलिड सरफेस पर सेटल हो जाते हैं एंड दे गेट व्हाट इज कॉल्ड एज क्लियर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। फिर ये एटमॉस्फेयर में नहीं रहते, हवा में सस्पेंडेड नहीं रहते बेटे। अगर इनका साइज है लेस देन 10 माइक्रोमीटर, अगर इनका साइज है कितना बेटा, अगर इस पार्टिकुलेट का मैटर है, अगर इस पार्टिकुलेट मैटर का साइज है लेस देन 10 माइक्रोमीटर, समझ रहे आप, लेस देन 10 माइक्रोमीटर अगर इसका साइज है, then they are called as suspended particulate matter, suspended PM। किसको बोलेंगे, जो PM सस्पेंड हुआ होगा, नहीं, सस्पेंडेड PM होगा, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। इनको क्या बोलते थे, सेटलेबल। ये अब सस्पेंड रह जाते हैं एटमॉस्फेयर में। ये वाले जो है ये डेंजरस है, क्योंकि ये क्या रहते हैं बेटा, सस्पेंडेड हो जाते हैं। ये कहां, एटमॉस्फेयर में, एंड दे कॉज व्हाट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बेटा। ओके, ये आप कॉपी कर लो। यहां पे बेटे मैं आपको लिखूंगा, एक और चीज पढ़ाऊंगा। अकॉर्डिंग टू CPCB, टेक्स्ट में लिखा है, अकॉर्डिंग टू CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इनके लिहाज से द पार्टिकुलेट मैटर, वो पार्टिकुलेट मैटर हैविंग साइज लेस देन इक्विवेलेंट टू 2.5 माइक्रोमीटर्स, according to CPCB, Central Pollution Control Board, the particulate matter having size less than or equivalent to 2.5 micrometers are the most dangerous. वो particulate matter are the most what? Dangerous. कौन सा पार्टिकुलेट मैटर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिहाज से कौन सा पार्टिकुलेट मैटर जो होता है बेटा सबसे डेंजरस होता है, जिसका साइज होगा लेस देन और इक्विवेलेंट व्हाट, 2.5 micrometers. Reason is beta, they go deep into the respiratory system. They go deep into the what you call as the respiratory system. They penetrate our lungs, या हमारे lungs तक पहुंच जाते बेटा,
they cause what you called as major respiratory problems. They cause what you called as they cause irritation, inflammation of the lungs. They go deep inside our lungs and cause irritation of lungs, inflammation, etc. And they cause major respiratory disorders या major respiratory problems ये cause करते बेटा. 2 point वो particulate matter क्यों बेटा? Because ये deep into the lungs चले जाते हैं बेटा and cause different respiratory problems like irritation of lungs, inflammation, etc. बेटा continuous exposure to the suspended particulate matter, यही ना जो मैं भी बोल रहा था आपको बेटा. Continuous exposure to the particulate matter हाँ जिनका साइज कितना होगा बेटा? Less than or equivalent to 2.5 micrometers. Continuous exposure to the particulate matter having this size, they cause respiratory disorders या respiratory problems which are given a name pneumocnosis. This is very very important. जो humans में continuous exposure की वजह से जो respiratory problems होते matter in this what you call as range, उससे जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती है, डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज होती है, उसके लिए एक नाम हम चूज करते हैं बेटा, वो न्यूमोकोनोसिस उनको बोलते हैं बेटा. न्यूमोकोनोसिस. what is pneumocnosis? The lung diseases, the lung disorders which was caused due to the continuous exposure to the particulate matter, that's called as pneumocnosis. अब इसके डिफरेंट टाइप्स है बेटे. इसमें एक है, ऐसे मैं आपको बता दूंगा, बिस्नोसिस. बिस्नोसिस. The lung problem caused due to continuous exposure to the cotton particles, cotton dust. Cotton dust जो है, it is a health hazard as well. जो cotton industries के साथ involve होते हैं, processing के साथ, इनमें ये होता है बिस्नोसिस. Lung problem caused due to the what you called as continuous exposure to the cotton particles. Sidrosis. ड्यू टू आयरन जो होते बेटा, आयरन पार्टिकल्स, आयरन के जो प्रोसेसिंग ऑफ आयरन और उसके दौरान जो होता है बेटा, वो पार्टिकुलेट मैटर कंटेनिंग आयरन, उसको हम बोलते हैं सिड्रोसिस. इसी तरीके से सिलिकोसिस, द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू द सिलिकॉन पार्टिकल्स. आयरन पार्टिकल्स की वजह से सिड्रोसिस, सिलिकॉन की वजह से सिलिकोसिस, कॉटन पार्टिकल्स की वजह से, कॉटन डस्ट की वजह से बिस्नोसिस, और एस्बेस्टोसिस एक और है ड्यू टू द एक्सपोजर टू द एस्बेस्टस. तो ये हो गया मेरे बच्चों, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स. आज का लेक्चर जो था बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट था. बिफोर लिविंग मैं आपको बता दूंगा आज मैंने आपको क्या पढ़ाया. मैंने आज आपको पढ़ाया एयर पोल्यूशन क्या होता है, एयर पोल्यूटेंट्स किनको बोलते हैं. मैंने आपको बोला सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन क्या है. जरा रिकैप्चुलेट कीजिए मेरे साथ. सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन क्या है बेटा? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, नेचुरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रियल व्हाट यू कॉल्ड एज पोल्यूटेंट्स. उसके बाद मैंने आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स पढ़ाए. हवा में, एटमॉस्फेयर में दो टाइप्स के पोल्यूटेंट्स, गैसियस पोल्यूटेंट्स एंड पार्टिकुलेट मैटर. गैसियस पोल्यूटेंट्स में मैंने आपको बोला कार्बन मोनोऑक्साइड, SOx, NOx, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो सब मैंने आपको समझाए बेटा. उसके बाद मैंने पार्टिकुलेट मैटर की बात बोली. द मोस्ट डेंजरस पार्टिकुलेट मैटर इज दैट विच आर हैविंग ए साइज ऑफ what you call it less than or equivalent to 2.5 micrometers, because they can penetrate deep into our lungs. They can what you call it as cause irritation, inflammation of lungs or lung disorders due to the continuous exposure to the particulate matter. जो lungs में disorder होते हैं उसको pneumocnosis बोलते हैं. और फिर मैंने आपको explain किया, मैंने आपको बोला सबसे important point इसमें why lichens are the indicators of the sulfur pollution. That's all for today. Rest will discuss in our next lecture बेटा. Keep watching my lectures. Thank you very much. Allah bless you all.